नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल माइंड ज्ञान पर। साथियों, इस नए सेशन के अंतर्गत हम बात करेंगे रीट मेंस के अंतर्गत आपका एक टॉपिक दे रखा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इस टॉपिक से संबंधित इस सेशन में हम 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये 100 प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत हमने जो प्रश्नों को शामिल किया है वो सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आप सेशन को पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी आपका रीट मेंस या फिर थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम आपका 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच में होना प्रस्तावित है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सेशन की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। इस टॉपिक से हम जो है 100 प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं और सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। सेशन को कंप्लीट जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 है 1871 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 है 1902 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1857 ईस्वी। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 है ACL कार्लाइल, ऑप्शन नंबर 3 है BB लाल और ऑप्शन नंबर 4 है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है वो किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी आपको पता ही है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के समय जो है इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना जो है आपकी 1861 में की गई थी। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर 2 है ACL कार्लाइल, ऑप्शन नंबर 3 है BB लाल और ऑप्शन नंबर 4 है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो कार्य है प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। ACL कार्लाइल को जो है पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ACL कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य के दौरान किस क्षेत्र में शोध किया? ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ACL कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य के दौरान किस क्षेत्र में शोध किया था? ऑप्शन नंबर 1 है नागौर, ऑप्शन नंबर 2 है अजमेर, ऑप्शन नंबर 3 है दौसा और ऑप्शन नंबर 4 है भरतपुर। तो ACL कार्लाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य के दौरान किस क्षेत्र में शोध किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दौसा के अंतर्गत जो है इन्होंने शोध किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ACL कार्लाइल को दौसा क्षेत्र से क्या प्राप्त होने की सूचना मिली? ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। ACL कार्लाइल को दौसा क्षेत्र से क्या प्राप्त होने की सूचना मिली? ऑप्शन नंबर 1 है आपकी धातु की मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है कठोर पाषाण एवं मानव अस्थियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है आपका मिट्टी के बर्तन और ऑप्शन नंबर 4 है लेख व शिलालेख। तो ACL कार्लाइल को दौसा क्षेत्र से क्या प्राप्त होने की सूचना मिली थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
कठोर पाषाण और मानव अस्थियां जो है यहाँ पर प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किसने किया? यह आपका अच्छा प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है ACL कार्लाइल, ऑप्शन नंबर 2 है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर 3 है सर जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर 4 है आपका BB लाल। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किसने किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया था। तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो है अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इसके नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में गठन किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के समय, और ये आपका 1861 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ACL कार्लाइल की यदि बात करें तो इनको सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम जो है खोज की थी। सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता था? सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ करने का श्रेय जो है ACL कार्लाइल को दिया जाता है। और BB लाल का जो संबंध है वो आपका कालीबंगा सभ्यता से है। कालीबंगा सभ्यता से BB लाल का संबंध है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए इसको। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1861, ऑप्शन नंबर 2 है 1871, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1902 और ऑप्शन नंबर 4 है 1911। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका जो पुनर्गठन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 1902 ईस्वी में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन हुआ था। 1861 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती और दृष्टद्वती नदी घाटियां किसके प्राचीन निवास स्थल मानी जाती हैं? सरस्वती और दृष्टद्वती नदी घाटियां किसके प्राचीन निवास स्थल मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 है आर्य, ऑप्शन नंबर 3 है गुप्त और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कुषाण। तो सरस्वती और दृष्टद्वती जो है नदियां ये आपके किसके प्राचीन निवास स्थल मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आर्य। आर्य जो है उनका निवास स्थल सरस्वती और दृष्टद्वती नदियां जो है वो ये मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत पूछा गया है आपसे ऑरेल स्टाइन, स्टैन भी कह सकते हैं स्टाइन भी कह सकते हैं, ऑरेल स्टाइन घग्गर नदी को किस वैदिक नदी के समान मानकर सर्वेक्षण करने हेतु आए थे? ऑरेल स्टाइन घग्गर नदी को किस वैदिक नदी के समान मानकर सर्वेक्षण करने आए थे? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, ऑप्शन नंबर 2 है यमुना, ऑप्शन नंबर 3 है सरस्वती और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सिंधु। तो ऑरेल स्टाइन जो है किस वैदिक नदी को समान मानकर सर्वेक्षण करने के लिए आए थे? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी को जो कि आपकी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑलथम के मत के अनुसार सरस्वती नदी का क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है समुद्र में विलीन हो गई, ऑप्शन नंबर 2 है रेगिस्तान में खो गई, ऑप्शन नंबर 3 है हिमालय से उत्पन्न हुई, ऑप्शन नंबर 4 है नर्मदा में मिल गई। तो ऑलथम के मत के अनुसार सरस्वती नदी का क्या हुआ था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती नदी जो है वो रेगिस्तान में खो गई। रेगिस्तान में खो गई तो इसके जो है आपका काजरी के जो वैज्ञानिक है, काजरी जोधपुर के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने अपना मत दिया और मत देने के आधार पर इन्होंने कहा था कि जो आपकी लाठी सीरीज है और लाठी सीरीज की यदि बात करें तो ये आपकी 60 मीटर क्षेत्र में चौड़ाई, 60 मीटर जो क्षेत्र है इतनी चौड़ाई में जो फैली हुई है लाठी सीरीज, और इस लाठी सीरीज में है वो आपकी 60 मीटर के जो क्षेत्र में है वहाँ पर सेवन घास है जो उगाई जाती है, या सेवन घास उगाई जाती है, और इस घास को जो है साहीवाल नस्ल की गाय खाती है।
तो ये आपका एक तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन गया कि सेवन घास को कौन सी नस्ल की गाय खाती है, तो साहिवाल नस्ल की गाय खाती है। साथ ही सेवन घास का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, लीलोन कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको हमें कमेंट में बताना है, ये आपको हमें कमेंट में बताना है कि सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th नंबर क्वेश्चन। ऑरेल स्टाइन ने अपना सर्वेक्षण शीर्षक किस पत्रिका में प्रकाशित किया था, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ऑरेल स्टाइन ने अपना सर्वेक्षण शीर्षक किस पत्रिका में प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर 1 है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपका द हिंदू, ऑप्शन नंबर 3 है द ज्योग्राफिकल जनरल और ऑप्शन नंबर 4 है द नेशनल जनरल। ऑप्शन नंबर 4 है द नेशनल जनरल। तो ऑरेल स्टाइन ने अपना सर्वेक्षण का जो शीर्षक है वो किस पत्रिका में प्रकाशित किया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द ज्योग्राफिकल जनरल के अंतर्गत जो है ऑरेल स्टाइन ने अपना सर्वेक्षण शीर्षक जो है पत्रिका में प्रकाशित किया था और उस पत्रिका का नाम है आपका द ज्योग्राफिकल जनरल। ऑप्शन नंबर 3 या 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी पर सर्वेक्षण कार्य कब प्रकाशित किया था। तो ऑरेल स्टाइन ने घग्गर नदी पर जो सर्वेक्षण कार्य किया था उसको कब प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर 1 है 1935, ऑप्शन नंबर 2 है 1942, ऑप्शन नंबर 3 है 1950 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1961। तो ऑरेल स्टाइन ने जो सर्वेक्षण का कार्य है वो आपका प्रकाशित किया था 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस पत्रिका में किया था, तो ये आपको पता ही है द ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल जनरल, द ज्योग्राफिकल जनरल जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित किया था। और घग्गर नदी के सर्वेक्षण कार्य को प्रकाशित कब किया था, आपका 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ऑरेल स्टाइन के लेख का शीर्षक क्या था। ऑरेल स्टाइन के लेख का शीर्षक क्या था। तो ऑप्शन नंबर 1 है स्टडी ऑफ द वैदिक रिवर्स, ऑप्शन नंबर 2 है हिस्ट्री ऑफ सरस्वती रिवर, ऑप्शन नंबर 3 है द लास्ट रिवर्स ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर 4 है ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर। तो ऑरेल स्टाइन के लेख का शीर्षक क्या था, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑरेल स्टाइन के लेख का शीर्षक क्या था, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर। और ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार हमारे चैनल जो है माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को इस सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दें, क्योंकि ये जो सेशन है आपका, ये आपका 3rd ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके साथ साथ आपका 2nd ग्रेड एग्ज़ाम और 1st ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है आपका राजस्थान के अंतर्गत होने वाली सभी एग्जाम्स के अंतर्गत आपका ये टॉपिक आता है और इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछ जाते हैं वो सभी प्रश्न जो है आपके इस सेशन के अंतर्गत काफ़ी अच्छे लेवल के शामिल किए गए हैं। तो आप सेशन को शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है ऑरेल स्टाइन के प्रयासों से किस नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने की मान्यता मिली। तो ऑरेल स्टाइन के प्रयासों से किस नदी को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने की मान्यता मिली। ऑप्शन नंबर 1 है चंबल, ऑप्शन नंबर 2 है घग्गर, ऑप्शन नंबर 3 है लूणी नदी और ऑप्शन नंबर 4 है आपका बनास नदी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 घग्गर नदी। घग्गर नदी को सरस्वती नदी का वर्तमान रूप जो है माना जाता है वर्तमान में। अब घग्गर नदी की यदि बात की जाए तो घग्गर नदी का जो उद्गम है, घग्गर नदी का उद्गम जो है आपका हिमाचल प्रदेश में और शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है।
हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद जो है ये अत्यधिक बाढ़ आने पर ये आपके पाकिस्तान के हकरा तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान के जो है फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, हकरा नहीं, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी पहुंच जाती है। चंबल नदी का उद्गम स्थान आपको पता ही है, जानापाव की पहाड़ियाँ। लूनी नदी का उद्गम स्थल है आपका नाग पहाड़। और बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका खमनोर की पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ आपका अजमेर में है। जानापाव की पहाड़ियाँ ये मध्य प्रदेश में महू जिले के अंतर्गत हैं और खमनोर की पहाड़ी ये आपकी राजसमंद में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कालीबंगा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 है आपका बीकानेर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका नागौर। तो कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हनुमानगढ़ जिले में जो है कालीबंगा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। कालीबंगा हनुमानगढ़ मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 है आपका उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर 4 है आपका दक्षिण पूरब। और ये आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनाया हुआ प्रश्न है कि कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ जो मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कालीबंगा की खोज किसने की थी? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है बीवी लाल, ऑप्शन नंबर 2 है बीके थापर, ऑप्शन नंबर 3 है आपका एलपी टेसीटोरी, ऑप्शन नंबर 4 है आपका अमलानंद घोष। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज जो है सर्वप्रथम वो तो आपकी अमलानंद घोष ने की थी, लेकिन कालीबंगा को सर्वप्रथम जो है प्रकाशित करने का श्रेय या प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो आपका एलपी टेसीटोरी को जाता है। एलपी टेसीटोरी कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो आपका एलपी टेसीटोरी को जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर तो अमलानंद घोष होगा। और यदि प्रश्न जो है ऐसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा एलपी टेसीटोरी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कालीबंगा की पुनः खोज कब की गई? कालीबंगा की पुनः खोज कब की गई? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1942-43 में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1951-52 में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1961 से 69 में, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1930 से 35 में। तो कालीबंगा की पुनः खोज कब की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगा की जो पुनः खोज की गई है वो आपकी 1951-52 की गई है और ये आपकी अमलानंद घोष के द्वारा की गई है। अमलानंद घोष या फिर ए घोष। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कालीबंगा की पुनः खोज किसने की थी? कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 है बीबी लाल, ऑप्शन नंबर 3 है आपका एमडी खरे और ऑप्शन नंबर 4 है आपका केएम श्रीवास्तव। तो यहाँ पर इस पुनः को काट लीजिए आप। कालीबंगा की खोज किसने की थी, इस प्रकार से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अमलानंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालीबंगा का उत्खनन किस अवधि में हुआ? ये आपका अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा का उत्खनन किस अवधि में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1945 से 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1961 से 69, ऑप्शन नंबर 3 है 1950 से 1958, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1970 से 77। तो कालीबंगा का उत्खनन जो है वो आपका किस अवधि में हुआ था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
कालीबंगा का जो उत्खनन कार्य है वो आपका 61 से 69 ईस्वी के मध्य किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 21 के अंदर पूछा गया है कालीबंगा सभ्यता का नाम किस आधार पर रखा गया। ऑप्शन नंबर 1 है काली मिट्टी के कारण, ऑप्शन नंबर 2 है काली चूड़ियों के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है काले पत्थरों के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है आपका काली नदी के कारण। तो कालीबंगा सभ्यता का नामकरण जो है किस आधार पर किया गया, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण या काली चूड़ियों के कारण ही इसका नाम जो है कालीबंगा रखा गया। कालीबंगा। तो आपको अपनी कम्युनिटी बताना है कि ये बंगा जो है कालीबंगा के अंतर्गत, ये बंगा जो शब्द है ये आपका किस भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कालीबंगा उत्खनन में कुल कितने स्तर प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 1 है 3 स्तर, और ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालीबंगा उत्खनन में कुल कितने स्तर प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर 1 है 3 स्तर, ऑप्शन नंबर 2 है 4 स्तर, ऑप्शन नंबर 3 है 5 स्तर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 7 स्तर। तो कालीबंगा का जो उत्खनन है कुल कितने स्तरों में हुआ था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कालीबंगा का उत्खनन 5 स्तरों में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। कालीबंगा उत्खनन में प्राप्त प्रथम 2 स्तर किस सभ्यता से भी प्राचीन हैं। कालीबंगा उत्खनन में प्राप्त प्रथम 2 स्तर किस सभ्यता से भी प्राचीन है। ऑप्शन नंबर 1 है वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 है आपका गुप्तकालीन सभ्यता। तो कालीबंगा जो सभ्यता है उसके उत्खनन में प्राप्त प्रथम 2 स्तर किस सभ्यता से भी प्राचीन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन है। इसी कारण इन्हें पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो कालीबंगा सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालीबंगा सभ्यता के तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री किसके समान है। ये आपका अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता के तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री किसके समान है। ऑप्शन नंबर 1 वैदिक सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 सिंधु पूर्वकालीन सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता के तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्री है वो आपकी हड़प्पा सभ्यता के समान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। कालीबंगा की सभ्यता का कौन सा भाग हड़प्पा काल से पूर्व का है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राक हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है मध्य हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर वैदिक सभ्यता। कालीबंगा की सभ्यता का कौन सा भाग हड़प्पा काल से पूर्व का है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा प्राक हड़प्पा सभ्यता। प्राक हड़प्पा सभ्यता का मतलब होता है पहले का समय या पूर्व हड़प्पा काल के पहले का समय। उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल के बाद का समय। मध्य हड़प्पा मतलब हड़प्पा काल के समय का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया पुरातात्विक स्थल कौन सा है। ये आपका अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया पुरातात्विक स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है रोपड़, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर 3 है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका लोथल। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। उसके बाद में दूसरा जो स्थल है वो है आपका रोपड़। तो सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था स्वतंत्र भारत में वो किया गया था आपका कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन।
कालीबंगा के बाद किस स्थल का उत्खनन किया गया था? तो ये हमने अभी आपको बता ही दिया है। तो कालीबंगा के बाद जो दूसरा स्थान था वो है आपका रोपड़। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कालीबंगा किस कालीन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है? कालीबंगा किस कालीन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर हड़प्पा कालीन, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्व हड़प्पा कालीन, ऑप्शन नंबर 3 है वैदिक कालीन और ऑप्शन नंबर 4 है उत्तर वैदिक कालीन। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो पूर्व हड़प्पा कालीन या प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पूछा गया है कि कालीबंगा से प्राप्त गाय के मुख वाले पात्र का संबंध किस वस्तु से है? और ये आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। स्टार लगा के रख लीजिए इस प्रश्न को कि कालीबंगा से प्राप्त गाय के मुख वाले पात्र का संबंध किस वस्तु से है? ऑप्शन नंबर 1 है प्याला, ऑप्शन नंबर 2 थाली, ऑप्शन नंबर 3 कटोरा और ऑप्शन नंबर 4 कलश। कालीबंगा से प्राप्त गाय के मुख वाले पात्र का संबंध किससे है? कटोरा, कलश, थाली या प्याला। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्याले से संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कालीबंगा से तांबे की किस वस्तु की प्राप्ति हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका तांबे की मूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 है आपका तांबे का बैल, ऑप्शन नंबर 3 है आपका तांबे का तीर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका तांबे की मछली। तो कालीबंगा से तांबे की किस वस्तु की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तांबे के बैल की प्राप्ति कालीबंगा सभ्यता से हुई है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 और ये अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। कालीबंगा से कांस्य का कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से कांस्य का कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 है दर्पण, ऑप्शन नंबर 3 है तीर और ऑप्शन नंबर 4 है चाकू। तो कालीबंगा से कांस्य का कौन सा अवशेष प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा कांस्य का जो दर्पण है वो आपका कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। कालीबंगा से हाथी दांत से निर्मित क्या प्राप्त हुआ है? और ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता से हाथी दांत से निर्मित क्या प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है मूर्ति, ऑप्शन नंबर 2 है वटन, ऑप्शन नंबर 3 है कंगा और ऑप्शन नंबर 4 है डिब्बा। तो कालीबंगा सभ्यता से हाथी दांत से निर्मित जो है आपका कंगा मिला है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पूछा गया कि कालीबंगा में कुओं का आकार कैसा पाया गया? यह भी आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। कालीबंगा में कुओं का आकार जो है किस प्रकार का था? ऑप्शन नंबर 1 है वर्गाकार, ऑप्शन नंबर 2 है गोल व अंडाकार, ऑप्शन नंबर 3 है आपका आयताकार और ऑप्शन नंबर 4 है आपका त्रिकोणीय। तो कालीबंगा सभ्यता में कुओं का आकार कैसा पाया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोल व अंडाकार यहाँ पर कुओं का आकार जो है पाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर्गत पूछा गया है कि कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष किस दिशा से प्राप्त हुए हैं? और ये आपका अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष जो हैं वो आपके किस दिशा से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष किस दिशा से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्वी भाग से जो है कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका 5, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 9 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 11। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता कालीबंगा से जो है कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। कालीबंगा में बस्ती के गंदे पानी के निकास हेतु किस प्रकार की नालियां मिली हैं? कालीबंगा सभ्यता से बस्ती में गंदे पानी के निकास के लिए किस प्रकार की नालियां मिली हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केवल ईंटों की नालियां,
ऑप्शन नंबर 2 है केवल लकड़ी की नालियाँ। ऑप्शन नंबर 3 है लकड़ी व ईंट की नालियाँ। ऑप्शन नंबर 4 है आपका पत्थर की नालियाँ। तो कालीबंगा से जो है लकड़ी गंदे पानी के निकास के लिए जो लकड़ी की नालियों का मुख्य रूप से जो है मिली है, उसके बाद में जो ईंटों की नालियाँ मिली थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पहले आपकी लकड़ी की नालियाँ मिली थी, उसके बाद में है आपकी ईंटों की नालियों के प्रमाण भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। कालीबंगा से धनी लोगों के आवासों के अवशेष किस रूप में मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से धनी लोगों के आवासों के अवशेष किस रूप में मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका लकड़ी की झोपड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 2 है मिट्टी के मकान। ऑप्शन नंबर 3 है बड़े व व्यवस्थित मकान। ऑप्शन नंबर 4 है आपका गुफानुमा आवास। तो कालीबंगा सभ्यता से धनी लोगों के आवासों के अवशेष किस रूप में प्राप्त हुए हैं? और ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बड़े और व्यवस्थित मकान जो हैं आपके धनी लोगों के मकान यहाँ पर आपको मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। कालीबंगा में लगभग किस वर्ष का भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है? कालीबंगा सभ्यता से लगभग किस वर्ष का भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 है आपका 3000 ईस्वी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 है 2600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है 2000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1500 ईसा पूर्व। तो कालीबंगा सभ्यता से किस वर्ष भूकंप का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2600 ईसा पूर्व। 2600 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कालीबंगा का कौन सा अवशेष हड़प्पा काल में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का एकमात्र उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 है सड़क। ऑप्शन नंबर 2 है फर्श। ऑप्शन नंबर 3 है कुआं और ऑप्शन नंबर 4 है आपका दुर्ग प्राचीर। तो कालीबंगा सभ्यता का कौन सा अवशेष हड़प्पा काल में अलंकृत ईंटों का एकमात्र उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कालीबंगा सभ्यता में पाया गया जो फर्श है वो आपका अलंकृत ईंटों का एकमात्र उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। कालीबंगा में निम्न संरचनाओं में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो कालीबंगा सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है, वो कौन कौन सी संरचना में हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका केवल मकान। ऑप्शन नंबर 2 है मकान की नालियाँ, शौचालय व भट्टियाँ। ऑप्शन नंबर 3 है बड़े मंदिर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका जलकुंड। तो कालीबंगा में जो पकी हुई ईंटें हैं उनका जो संरचना है वो आपकी कहाँ से मिली है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मकान की नालियाँ, शौचालय और भट्टियाँ जो हैं उनमें कालीबंगा के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। कालीबंगा में मुद्रा पर किस पशु का अंकन मिला है? कालीबंगा सभ्यता में मुद्रा पर किस पशु का अंकन मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है बैल। ऑप्शन नंबर 2 है व्याघ्र। ऑप्शन नंबर 3 है हाथी और ऑप्शन नंबर 4 है गेंडा। तो कालीबंगा सभ्यता में किस पशु का अंकन मिलता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्याघ्र। व्याघ्र का अंकन जो है कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पूछा गया है आपसे कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। पहले दो कौन से स्थल हैं जो कि भारत के सबसे बड़े और भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है? ये आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर कर दीजिए। साथ ही शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम थर्ड ग्रेड के सेशन के लिए, थर्ड ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके सेशन लेकर आ रहे हैं और MCQ बैच ये आपका चल ही रहा है। टारगेट बैच जो है इसके अंतर्गत आपको हम 50 और 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो आपको करवा रहे हैं, सभी टॉपिकों को लेकर धीरे धीरे एग्जाम्स तक आपको प्रत्येक क्लासेज जो है मिल जाएगी, लगभग सभी टॉपिकों को लेकर। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और जुड़ने के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। कोशिश करेंगे दोस्तों हम कि सेकेंड ग्रेड के लिए आपका SST के जो क्लासेस हैं उनको भी लगाने का जल्द ही हम प्रयास करेंगे। तो ये आपका 43 नंबर क्वेश्चन है।
और यहाँ पर पूछा गया है कि कालीबंगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तो पहले दो कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर 2 है राखीगढ़ी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर 3 है लोथल और बनावली, और ऑप्शन नंबर 4 है मेहरगढ़ और कालीबंगा। तो पहले दो जो स्थल हैं वो हैं आपके ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, राखीगढ़ी और धौलावीरा। राखीगढ़ी जो है आपका ये आपका हरियाणा में है, और धौलावीरा जो है आपका ये आपका गुजरात में है। राखीगढ़ी आपका प्रथम है और धौलावीरा जो है आपका सेकंड जो है आपका सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है धौलावीरा और भारत का पहला सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ आपसे पूछा गया है कि कालीबंगा में कुल कितने टीले विद्यमान थे या है? ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4। तो कालीबंगा में जो टीले थे वो विद्यमान हैं आपके 2, पूर्वी टीला और पश्चिम टीला। इस प्रकार से आपके 2 टीले विद्यमान थे, एक तो था आपका पूर्वी टीला और एक था आपका पश्चिमी टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45। कालीबंगा का पश्चिमी छोटा व ऊंचा टीला क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 1 है नगर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 है प्राक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है आपका गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग, ऑप्शन नंबर 4 है आपका धार्मिक क्षेत्र। कालीबंगा का पश्चिमी छोटा व ऊंचा टीला क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग। गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग आपके पश्चिमी या छोटा या ऊंचा टीले को कहते हैं गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र का कौन सा विशेषता अन्य किसी सैंधव स्थल पर नहीं मिली है? ऑप्शन नंबर 1 है रक्षात्मक प्राचीर, ऑप्शन नंबर 2 है द्विभागीकरण, ऑप्शन नंबर 3 है कुएं और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अग्नि वेदिकाएं। तो कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र का कौन सी विशेषता जो है अन्य किसी सैंधव स्थल पर नहीं मिली है? तो वो है आपका द्विभागीकरण। द्विभागीकरण जो है आपका अन्य किसी सभ्यता स्थल से नहीं मिलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पूछा गया है कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों द्वारा मुख्यतः कौन से अनाज उपयोग में किए जाते थे? और ये आपका अच्छा प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता के लोगों के द्वारा मुख्यतः कौन से अनाज उपयोग में किए जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका चावल व गन्ना, ऑप्शन नंबर 2 है आपका गेहूं व जौ, ऑप्शन नंबर 3 है मक्का व बाजरा, ऑप्शन नंबर 4 है आपका तिल व कपास। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गेहूं और जौ का प्रयोग जो है कालीबंगा की सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता है अनाज के उपयोग में। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48 और इसमें पूछा गया है आपसे कि कालीबंगा में चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य किसके साथ मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य किसके साथ मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है घोड़ों के अवशेष, ऑप्शन नंबर 2 है गेहूं और जौ, ऑप्शन नंबर 3 है आपका पकी हुई ईंटें और ऑप्शन नंबर 4 है धातु मुद्राएं। तो चना, बाजरा और सरसों के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा सभ्यता से गेहूं और जौ के साथ में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। कालीबंगा में आभूषण किससे बने मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता में आभूषण किससे बने हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल कांस्य से, ऑप्शन नंबर 2 है सोना, मूंगा और सीप से, ऑप्शन नंबर 3 है आपका तांबा व पत्थर से और ऑप्शन नंबर 4 है आपका चांदी व लोहे से। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक तो आपके सोने से, एक मूंग से और एक आपके सीप से जो है कालीबंगा सभ्यता में लोग जो है आभूषण बने हुए पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया कि कालीबंगा सभ्यता के हड़प्पा कालीन मृद भांडों को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? कालीबंगा सभ्यता के हड़प्पा कालीन मृद भांडों को कितने उपभागों में विभाजित किया गया है? और ये आपका छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में छपने वाला प्रश्न है। तो 50 प्रश्न आपके इस सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर 2 है 5 भागों में, ऑप्शन नंबर 3 है 6 भागों में और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 7 भागों में। तो कालीबंगा सभ्यता के जो हड़प्पा कालीन मृद भांड हैं उनको कितने उपभागों में विभाजित किया गया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
6 उपभागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों 50 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और आप जो है इस सेशन को एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें और अपने हमारे चैनल जो है माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका 51। हम जो है यहाँ पर 100 प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे वाले हैं और 100 जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चनों का जो लेवल है वो आपका किस प्रकार का है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आपका जो प्रश्न है 51 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा की मृदभांड सजावट में किस रंग का उपयोग प्रमुख है। कालीबंगा सभ्यता की मृदभांड सजावट में किस रंग का उपयोग प्रमुख है। ऑप्शन नंबर 1 है सफेद धरातल पर लाल रंग, ऑप्शन नंबर 2 है लाल धरातल पर काले रंग, ऑप्शन नंबर 3 है आपका नीले धरातल पर पीला रंग और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पीले धरातल पर लाल रंग। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाल धरातल पर काले रंग का प्रयोग जो है कालीबंगा सभ्यता में किया गया था मृदभांड सजावट के लिए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पूछा गया है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तटीय राजधानी किसने कहा। ये आपका हर बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये आपका कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 है अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 है बीबी लाल, ऑप्शन नंबर 3 है दशरथ शर्मा और ऑप्शन नंबर 4 है आपका एलपी टेसी टोरी। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दशरथ शर्मा। एलपी टेसी टोरी के बारे में आपको पता ही है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो आपका एलपी टेसी टोरी को जाता है। साथ में आपका अमलानंद घोष ने जो है कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, बीबी लाल ने जो है इसका उत्खनन कार्य किया था। बीबी लाल, बालकृष्ण थापर, एमडी खरे, एसपी जैन, इन सभी ने जो है और एक श्रीवास्तव, इन सभी ने जो है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का कौन सा नाम अंकित मिलता है। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है, आहड़ सभ्यता से संबंधित प्रश्न है। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ सभ्यता का कौन सा नाम अंकित मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है ताम्र नगरी, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्रवती नगरी, ऑप्शन नंबर 3 है धूलकोट और ऑप्शन नंबर 4 है आपका आघाटपुर। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी जो है कालीबंगा को प्राचीन शिलालेखों में कहा जाता, सॉरी कालीबंगा को नहीं, आहड़ सभ्यता को प्राचीन शिलालेखों में ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ आपसे पूछा गया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था। ये भी आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। 10वीं और 11वीं शताब्दी में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है ताम्रवती, ऑप्शन नंबर 2 है आघाटपुर या आघाट दुर्ग, ऑप्शन नंबर 3 है धूलकोट और ऑप्शन नंबर 4 है आपका ताम्र नगरी। तो 10वीं 11वीं शताब्दी में आहड़ को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आघाटपुर या आघाट दुर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आहड़ को और किस नाम से जाना जाता है। आहड़ को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आहड़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 है आपका ताम्रकूप, ऑप्शन नंबर 3 है धूलकोट और ऑप्शन नंबर 4 है लोथल। तो आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा धूलकोट। आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आहड़ से मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ है। आहड़ सभ्यता से मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ है। दोस्तों प्रश्नों के लेवल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रश्नों का लेवल किस प्रकार का है, एग्जाम में आने लायक है या नहीं है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि एक बार इस सेशन को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर कर दें और साथ में हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब भी कर लें। आहड़ से मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हुआ है आहड़ सभ्यता से। ऑप्शन नंबर 1 है लोहे की मूर्तियाँ व चांदी के सिक्के, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल मृदभांड, ऑप्शन नंबर 3 है सोने के आभूषण व पत्थर की मूर्तियाँ, ऑप्शन नंबर 4 है रत्न व मोती। तो आहड़ सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताम्र उपकरण, बर्तन, काल व
काल व लाल मृदभांड जो हैं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। तांबे के उपकरणों की अधिकता के कारण आहड़ को क्या कहा जाता था? यह आपका अच्छा प्रश्न है कि तांबे के उपकरणों की अधिकता के कारण आहड़ को क्या कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है कुम्हार नगर, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्र नगरी, ऑप्शन नंबर 3 है काष्ठ नगर और ऑप्शन नंबर 4 है धातु नगरी। तो तांबे की अधिकता होने के कारण आहड़ सभ्यता को जो है ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी जो है आपका आहड़ सभ्यता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर क्वेश्चन। आहड़ के विशिष्ट मृदभांड किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपका रेड पॉलिश्ड बेयर, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रे बेयर, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लैक एंड रेड बेयर, सॉरी कालीबंगा नहीं है। आहड़ के विशिष्ट मृदभांड किस नाम से प्रसिद्ध है? और ऑप्शन नंबर 4 है ब्लैक स्लिप्ड बेयर। तो आहड़ के विशिष्ट मृदभांड किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ब्लैक एंड रेड बेयर, काले एवं लाल मृदभांड, ब्लैक एंड रेड बेयर, लाल व काले या लाल काले व लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। आहड़ के लोग अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? आहड़ सभ्यता के लोग अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? ऑप्शन नंबर 1 है बिना किसी वस्तु के, ऑप्शन नंबर 2 है केवल वस्त्रों के साथ, ऑप्शन नंबर 3 है गहने व आभूषणों के साथ, ऑप्शन नंबर 4 है आपका जल समाधि देते थे। तो आहड़ सभ्यता में जो लोग हैं वो अपने मृतकों को कैसे दफनाते थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आहड़ सभ्यता के लोग जो है गहने और आभूषणों के साथ अपने मृतकों को दफनाते थे। और इनकी एक मतलब इनका आस्था थी कि जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखना एक प्रकार से, या फिर मरने के बाद भी जीवन होता है, इस प्रकार की इनकी आस्था थी। इस कारण ये लोग जो हैं गहने व आभूषणों के साथ अपने मृतकों को दफनाते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 60। मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाने की परंपरा किस विचार को दर्शाती है? तो हमने इसके बारे में अभी आपको बताया है कि मृतकों को गहनों के और आभूषणों के साथ दफनाने की परंपरा किस विचार को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 है युद्ध प्रिय समाज, ऑप्शन नंबर 2 है मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 है धन का प्रदर्शन और ऑप्शन नंबर 4 है आपका पूजा की पद्धति। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा मृत्यु के बाद भी जीवन की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को लेकर ही ये लोग जो हैं मृतक को गहनों और आभूषणों के साथ दफनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। आहड़ स्थल या आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से भ्रमित करने वाला प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न है कि आहड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है RC अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 है अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन नंबर 3 है आपका HD सांकलिया और ऑप्शन नंबर 4 है आपका VV लाल। तो आहड़ स्थल की जो खोज है वो सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सर्वप्रथम इन्होंने खोज की, उसके बाद में दूसरा इन्होंने जो है कार्य प्रारंभ किया और उसके बाद में तीसरा HD सांकलिया ने कार्य प्रारंभ किया था। VV लाल का जो संबंध है वो आपका कालीबंगा सभ्यता से है और कालीबंगा सभ्यता में भी इन्होंने जो है उत्खनन का कार्य किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है। आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किस वर्ष की? तो आहड़ सभ्यता की जो खोज है वो आपकी रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल ने किस वर्ष की? ऑप्शन नंबर 1 है 1951, ऑप्शन नंबर 2 है 1954, ऑप्शन नंबर 3 है 1961 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1956। तो आहड़ स्थल की जो खोज है वो आपकी 1953-54 में जो है RC अग्रवाल ने की थी। 1953-54, कहीं कहीं पर आपका 1956 भी देखने को मिलेगा, लेकिन राइट आपका जो है 1954 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 63। आहड़ का उत्खनन 1961-62 में किसके नेतृत्व में हुआ? आहड़ सभ्यता का उत्खनन जो है 1961-62 में किसके नेतृत्व में हुआ?
ऑप्शन नंबर 1 है आपका अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर 2 है बीके थापर, ऑप्शन नंबर 3 है हसमुख धीरजलाल सांकलिया, ऑप्शन नंबर 4 है आपका एमडी खरे। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1961-62 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एचडी सांकलिया या हसमुख धीरजलाल सांकलिया। एचडी सांकलिया, एचडी सांकलिया के नेतृत्व में 1961-62 में जो है इसका उत्खनन कार्य हुआ था। बीके थापर का संबंध आपकी कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन से है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से जो है बीके थापर का संबंध है। और कालीबंगा सभ्यता की खोज जो है वो आपके अमलानंद घोष ने की थी 1951 में उन्होंने। और एमडी खरे का संबंध भी आपका जो है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64। आहड़ सभ्यता को कुल कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है 4 कालखंडों में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 2 कालखंडों में आहड़ सभ्यता को जो है बांटा गया है। एक तो है आपका ताम्रयुगीन सभ्यता और एक है आपका लोहयुगीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65। आहड़ सभ्यता के प्रथम कालखंड को किस सभ्यता का द्योतक माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लोहयुगीन, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्रयुगीन, ऑप्शन नंबर 3 है पाषाण कालीन और ऑप्शन नंबर 4 है वैदिक कालीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताम्रयुगीन या ताम्रकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। आहड़ सभ्यता का द्वितीय कालखंड किस युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है नवपाषाण, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्र युग, ऑप्शन नंबर 3 है लोह युग, ऑप्शन नंबर 4 है आपका गुप्तकालीन युग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लोहयुगीन सभ्यता जो है इसे माना जाता है। आहड़ सभ्यता प्रारंभ में जो है ताम्रयुगीन सभ्यता थी, उसके बाद में यहाँ पर ये जो सभ्यता है वो आपकी लोहयुगीन सभ्यता हुई है। तो ये जो है आपका 2 भागों में बटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है आहड़ किस नदी बेसिन में स्थित है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। आहड़ किस नदी बेसिन में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु बेसिन, ऑप्शन नंबर 3 है बनास बेसिन और ऑप्शन नंबर 4 है लूनी बेसिन। तो आहड़ जो सभ्यता है वो किस नदी बेसिन में स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बनास बेसिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आहड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है बनास, ऑप्शन नंबर 2 है बेडच, ऑप्शन नंबर 3 है घग्गर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका सरस्वती या दृष्टवती नदी। आहड़ सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेडच नदी। और बेडच नदी को ही आपका आयड़ नदी कहा जाता है। बेडच नदी को ही आपका आयड़ नदी कहा जाता है। उदय सागर झील में गिरने के बाद उदय सागर झील में गिरने के पश्चात जो है ये आपकी आयड़ नदी को जो है बेडच नदी कहा जाने लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। आहड़ का पुराना कस्बा किस स्थल के नीचे दबा है? ऑप्शन नंबर 1 है आघाटपुर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका ताम्रवती, ऑप्शन नंबर 3 है धूलकोट और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अमरकोट। तो ये आहड़ का पुराना कस्बा किस स्थल के नीचे दबा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, धूलकोट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 70। आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा घाटी संस्कृति, ऑप्शन नंबर 2 है आपका सिंधु उपत्यका संस्कृति, ऑप्शन नंबर 3 है बनास नदी घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 है सरस्वती संस्कृति। तो आहड़ सभ्यता को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बनास नदी घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता लगभग कितने वर्ष पुरानी है? ऑप्शन नंबर 1 है 2000 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 है 3000 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 है 4000, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 5000 वर्ष। आहड़ जो सभ्यता है वो आपकी कितने वर्ष पुरानी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लगभग 4000 वर्ष जो है आपकी आहड़ सभ्यता पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार
आहट सभ्यता का समृद्धि काल किस अवधि को माना गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहट सभ्यता का समृद्धि काल किस अवधि को माना गया है? ऑप्शन नंबर 1 है 2400 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और ऑप्शन नंबर 4 है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व जो है इसका समृद्धि काल माना गया है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। दोस्तों सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन प्रश्नों का जो स्तर है वो आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, आहट वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है सोना गलाना। ऑप्शन नंबर 2 है आपका अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना। ऑप्शन नंबर 3 है आपका पत्थर की मूर्तियां बनाना और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कपड़ा बुनना। तो आहट वासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना आहट वासियों का जो है प्रमुख व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74। आहट में मिला भट्टी नुमा चूल्हा किसका प्रमाण है? और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आहट में मिला भट्टी नुमा चूल्हा किसका प्रमाण है? ऑप्शन नंबर 1 है मिट्टी के बर्तन पकाने का। ऑप्शन नंबर 2 है लोहे को गलाने का। ऑप्शन नंबर 3 है तांबा पिघलाने का और ऑप्शन नंबर 4 है आपका अनाज पकाने का। तो आहट में मिला भट्टी नुमा चूल्हा किसका प्रमाण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, तांबा पिघलाने का, क्योंकि आहट जो सभ्यता है वो ताम्रवती नगरी है या तांबे का जो सर्वाधिक कार्य है वो आपका आहट सभ्यता के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर जो तांबा पिघलाने का कार्य होने के कारण यहाँ पर भट्टी नुमा चूल्हा के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। आहट के मकानों की छत किससे बनाई जाती थी? आहट सभ्यता के मकानों की छत किससे बनाई जाती थी? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है पक्की ईंटों से। ऑप्शन नंबर 2 है सरपत व लकड़ी से। ऑप्शन नंबर 3 है बांस व केलू से। ऑप्शन नंबर 4 है ताड़ के पत्तों से। तो आहट सभ्यता के मकानों की छत किससे बनाई जाती थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बांस व केलू से जो है आपका आहट सभ्यता की छत, मकानों की छत जो है वहाँ की बनाई जाती थी बांस व केलू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पूछा गया है कि आहट के भवनों की नींव किससे बनी पाई गई है? आहट सभ्यता के भवनों की नींव किससे बनी पाई गई है? ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य ईंटों से। ऑप्शन नंबर 2 है काले पत्थर व शिष्ट पत्थर से। ऑप्शन नंबर 3 है लकड़ी से और ऑप्शन नंबर 4 है चूना पत्थर से। तो आहट सभ्यता के भवनों की नींव किससे बनी हुई पाई गई है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, काले पत्थर या शिष्ट पत्थर से जो है आहट सभ्यता के भवनों की नींव पाई गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 77 नंबर क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है आहट सभ्यता में भवनों की दीवारें कैसी थी? ऑप्शन नंबर 1 है चूना पत्थर से बनी हुई। ऑप्शन नंबर 2 है धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों से बनी हुई। ऑप्शन नंबर 3 है कच्ची मिट्टी से बनी और ऑप्शन नंबर 4 है संगमरमर से बनी हुई। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा धूप में सुखाई गई ईंट व पत्थरों से बनी हुई जो है आहट सभ्यता की भवनों की दीवारें थी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। आहट सभ्यता में अनाज रखने के बड़े बड़े भांड किस नाम से जाने जाते थे? आहट सभ्यता में अनाज रखने के जो बड़े बड़े बर्तन या भांड हैं वो किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर 1 है कूप या खाप। ऑप्शन नंबर 2 है गोरे व कोठे। ऑप्शन नंबर 3 है पात्र व कंबल। ऑप्शन नंबर 4 है आपका कोठार व गजरा। तो आहट सभ्यता में बने हुए भांड जो है वो आपके किस नाम से जाने जाते थे? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा गोरे या कोठे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गोरे या कोठे नाम से जो है इनको जाना जाता था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 79।
आहड़ के विशिष्ट आकृति के मृदभांड किस नाम से प्रसिद्ध हैं? आहड़ के विशिष्ट आकृति के मृदभांड किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन नंबर 1 है रेड पॉलिश्ड बेयर, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रे बेयर, ऑप्शन नंबर 3 है ब्लैक एंड रेड बेयर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका ब्लैक स्लिप्ड बेयर। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ब्लैक एंड रेड बेयर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहड़ के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्यतः किसका प्रयोग करते थे? आहड़ सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका मक्का, बाजरा और जौ, ऑप्शन नंबर 2 है आपका गेहूं, ज्वार और चावल, ऑप्शन नंबर 3 है आपका चावल और गन्ना, ऑप्शन नंबर 4 है आपका दालें और तिल। आहड़ सभ्यता के लोग खाद्यान्न के रूप में मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गेहूं, ज्वार और चावल का प्रयोग जो है आपके आहड़ सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न के रूप में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, आहड़ से प्राप्त लेपिस लाजुली किसका प्रमाण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। आहड़ सभ्यता से प्राप्त लेपिस लाजुली जो है वो आपका किसका प्रमाण है? तो लेपिस लाजुली इसे लाजवर्द के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका नीला रत्न है। क्या है ये? रत्न है एक प्रकार से, नीला रत्न। और ये जो है मुख्य रूप से जो है आपका व्यापार के काम में उपयोग में आता था। तो आहड़ से प्राप्त लेपिस लाजुली किसका प्रमाण है? ऑप्शन नंबर 1 है स्थानीय व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 है बाह्य संपर्क या विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर 3 है आपका धार्मिक उपयोग और ऑप्शन नंबर 4 है आपका कृषि विकास। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा बाह्य संपर्क और विदेशी व्यापार का द्योतक है ये आपका लेपिस लाजुली। लाजवर्द भी कहते हैं, नीला रत्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 82 नंबर क्वेश्चन और इसके अंतर्गत पूछा गया है कि लेपिस लाजुली किस देश में भी पाया जाता है? लेपिस लाजुली किस देश में भी पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 2 है ईरान, ऑप्शन नंबर 3 है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर 4 है आपका नेपाल। लेपिस लाजुली किस देश में भी पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ईरान। और इस आधार पर ही यह पता लगाया गया या फिर यह अंदाज़ा लगाया गया कि जो है आहड़ सभ्यता विदेशी व्यापार भी करती थी। आहड़ सभ्यता में जो है व्यापार का कार्य भी होता था, तो ये विदेशों में इसका व्यापार भी था, इस बारे में पता लगाया गया था। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 83, आहड़ के मकानों में कितने चूल्हे पाए गए हैं? आहड़ के मकानों में या एक मकान में कितने चूल्हे पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर 2 है 2, ऑप्शन नंबर 3 है 4, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो आहड़ सभ्यता में एक मकान से कितने चूल्हे पाए गए हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 6 चूल्हे के प्रमाण जो है आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। तो एक मकान में पाए गए 6 चूल्हों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं आपके? ये आपके आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। आहड़ सभ्यता से जो है एक मकान में 6 चूल्हे पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं और एक मकान में 6 चूल्हे पाने के कारण ही इस सभ्यता को जो है आहड़ सभ्यता जो है आपकी क्या कहते हैं इसको, तो ये जो आपकी सभ्यता है ये आपकी संयुक्त परिवार प्रथा था। संयुक्त परिवार प्रथा का जो है पालन करने वाली दिखाई देती है। एक मकान में पाए गए 6 चूल्हों से यह जो है निष्कर्ष निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, आहड़ में किस प्रकार के चूल्हे मिले हैं? ऑप्शन नंबर 1 है केवल एक मुखी चूल्हे, ऑप्शन नंबर 2 है 2 या 3 मुँहे वाले चूल्हे, ऑप्शन नंबर 3 है लोहे के चूल्हे और ऑप्शन नंबर 4 है पत्थर के जल चूल्हे। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 2 और 3 मुँह के जो चूल्हे हैं वो आपके आहड़ सभ्यता से मिले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 85, आहड़ सभ्यता में रसोई घर में कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता में रसोई घर से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है?
ऑप्शन नंबर 1 है आपका तांबे की नालियाँ, ऑप्शन नंबर 2 है आपका बलुआ पत्थर के सिलबट्टे, ऑप्शन नंबर 3 है आपका कांस्य की मूर्तियाँ और ऑप्शन नंबर 4 है पत्थर के कुएं। आहड़ सभ्यता में रसोई घर से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा बलुआ पत्थर से बने हुए सिलबट्टे जो हैं आपके रसोई घर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ आपसे पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 2 है प्राक हड़प्पा ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3 है आपका वैदिक सभ्यता और ऑप्शन नंबर 4 है आपका मौर्यकालीन सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो आपकी किस काल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्राक हड़प्पा या ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गणेश्वर सभ्यता जो है वो आपकी किस जिले में स्थित है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर 2 है नागौर, ऑप्शन नंबर 3 है सीकर और ऑप्शन नंबर 4 है आपका झुंझुनू। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सीकर। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान सीकर जिले में स्थित है और रामलोभाया जो कमेटी बनी थी और रामलोभाया कमेटी की सिफारिश पर जब 50 जिले बने थे तब एक जिला बना था और वो था आपका नीम का थाना। तो गणेश्वर जो सभ्यता है वो आपका नीम का थाना सीकर के अंतर्गत स्थित है। वर्तमान में इसको जो है हटा दिया गया है इस जिले को और अब वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत जो है टोटल 41 जिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में आपका सीकर जिले के अंतर्गत स्थित है और नीम का थाना में स्थित है। नीम का थाना और यदि नदी की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपकी कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी का उद्गम यदि बात करें तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो आपका खंडेला की पहाड़ियों से होता है। खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला का क्या प्रसिद्ध है? खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है और खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है और लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी और मुकेश ये सभी आपके गोटे के प्रकार हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 88। गणेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमने अभी आपको बता ही दिया है। तो गणेश्वर जो है आपकी कांतली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। गणेश्वर का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा कब करवाया गया था? ये आपका अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 है 1961, ऑप्शन नंबर 2 है 1977, ऑप्शन नंबर 3 है 1980 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1954। तो गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन जो है रतन चंद्र अग्रवाल या आहर्षि अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पूछा गया है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1978-79 में किसने करवाया? गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1978-79 में किसने करवाया? ऑप्शन नंबर 1 है HD सांकलिया, ऑप्शन नंबर 2 है विजय कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है VV लाल और ऑप्शन नंबर 4 है अपलानंद घोष। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विजय कुमार के द्वारा जो है 1978 और 79 में जो है गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ धान की खेती हुई, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ से अत्यधिक ताम्र वस्तुएं मिली, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ मंदिर मिले और ऑप्शन नंबर 4 है आपका यहाँ राजमहल मिला। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर पाई गई अत्यधिक ताम्र वस्तुओं के कारण इसे जो है ताम्र सभ्यताओं की जननी जो है आपका कहा जाता है और ये इस उपनाम से जाना जाता है इसको, गणेश सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 92। गणेश्वर सभ्यता लगभग किस समय काल की मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 2800 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है आपका 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 4 है आपका 500 ईसा पूर्व। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो लगभग किस समय काल की मानी जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गणेश्वर सभ्यता 2800 ईसा पूर्व के समय काल की मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 93। जून 2006 में गणेश्वर में खुदाई से क्या प्राप्त हुआ, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता में जून 2006 में खुदाई से क्या प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर 2 है ताम्र वस्तुओं का बड़ा संग्रह, ऑप्शन नंबर 3 है आपका पत्थर के सिक्के, ऑप्शन नंबर 4 है मूर्तियाँ। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ताम्र वस्तुओं का बड़ा संग्रह जो है आपका गणेश्वर सभ्यता में प्राप्त हुआ है सन 2006 में। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 94। गणेश्वर सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर 1 है ईंटों से, ऑप्शन नंबर 2 है कच्ची मिट्टी से, ऑप्शन नंबर 3 है पत्थर से, और ऑप्शन नंबर 4 है लकड़ी से। गणेश्वर सभ्यता में मकान किससे बनाए जाते थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पत्थर से जो है आपके गणेश्वर सभ्यता में मकान बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, इस बात को आप हम अच्छे से याद रखें, और ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 95। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के उपयोग के प्रमाण। ऑप्शन नंबर 1 है भरपूर मात्रा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर 2 है आंशिक मात्रा में मिले हैं, ऑप्शन नंबर 3 है एक स्थान पर मिले हैं केवल, ऑप्शन नंबर 4 है नहीं मिले। तो गणेश्वर सभ्यता में हमने अभी आपको बताया ही है, गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के प्रमाण जो हैं वो आपके नहीं मिले हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ईंटों के प्रमाण गणेश्वर सभ्यता से नहीं मिले हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गणेश्वर सभ्यता से ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ आपसे पूछा गया है गणेश्वर की ताम्र वस्तुओं में क्या क्या शामिल थे। गणेश्वर सभ्यता में जो ताम्र वस्तुएं थी उनमें क्या क्या शामिल था। ऑप्शन नंबर 1 है मूर्तियाँ और कलश, ऑप्शन नंबर 2 है बाण, छनियाँ, कांटे, ताम्रपिन, उस्तरे का फलक और अंगूठियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है तलवार और ढाल, और ऑप्शन नंबर 4 है सोने या चांदी के सिक्के, सोने व चांदी के सिक्के। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। गणेश्वर सभ्यता से एक तो आपका बाण मिला है तांबे का, एक बाणाग्र भी मिला है, साथ ही उसके बाद में छनिया या कहने का मतलब है आपकी जो वर्तमान में टाँकी होती है वो आपकी छेनी या छनिया कहते हैं उनको, साथ ही आपके कांटे मिले हैं, मछली पकड़ने का कांटा मिला है, ताम्रपिन मिली है, उस तरह का फलक मिला है और अंगूठियाँ मिली हैं, और ये सभी जो मिली है वो आपके तांबे की मिली हैं। तो ताम्र वस्तुओं में क्या क्या शामिल है आपका बाण, छेनी, कांटा, ताम्रपिन, उस तरह का फलक और अंगूठिया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 97। गणेश्वर के बर्तनों में कौन सा रंग प्रमुख था। ऑप्शन नंबर 1 है सफ़ेद रंग, ऑप्शन नंबर 2 है कपिसवर्णी लाल या भूरा रंग, ऑप्शन नंबर 3 है पीला, ऑप्शन नंबर 4 है काला। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कपिसवर्णी लाल या भूरा जो रंग है वो आपकी गणेश्वर सभ्यता के बर्तनों से मिला है, और ये आपका अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। कपिसवर्णी रंग जो है आपका लाल या भूरा बर्तनों के मिला है आपका गणेश्वर सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। गणेश्वर में कौन से प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका केवल लाल चिकनी मिट्टी के मोटे बर्तन, ऑप्शन नंबर 2 है केवल काले लाल मृदभांड, ऑप्शन नंबर 3 है आपका हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी वाले चित्रित मजबूत बर्तन, ऑप्शन नंबर 4 है आपका चमकीले नीले बर्तन। तो यहाँ पर जो है आपके मिले हैं ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और लाल चिकनी मिट्टी वाले चित्रित मजबूत बर्तन जो है वो आपके गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन जो है गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख मिट्टी के बर्तनों के प्रकार कौन से हैं। ऑप्शन नंबर 1 है थाल और कटोरे, ऑप्शन नंबर 2 है मर्तबान कलश ढक्कर हांडी, ऑप्शन नंबर 3 है मिट्टी के दीपक और मूर्तियाँ, और ऑप्शन नंबर 4 है केवल हांडी। तो गणेश सभ्यता से जो मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख हैं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मर्तबान कलश और ढक्कन हांडी, ये आपके मिट्टी के बर्तन जो है आपके गणेश सभ्यता से मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 और ये 100 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि गणेश्वर जो है सभ्यता किस क्षेत्र में पल्लवित होने वाली संस्कृति से जुड़ा है। गणेश्वर सभ्यता किस क्षेत्र में पल्लवित होने वाली संस्कृति से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3 है दक्षिण भारत और ऑप्शन नंबर 4 है हिमालय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। गणेश्वर सभ्यता जो है वो आपकी पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित हुई है। तो दोस्तों ये जो है आपके यहाँ पर पूरे 100 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें। लाइक करने के साथ ही हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट जो है आपको लेकर आ रहे हैं। ये जो आपका सेशन है ये मुख्य रूप से आपका 3rd ग्रेड की एग्ज़ाम, साथ ही आपका 2nd ग्रेड की एग्ज़ाम और साथ ही आपकी 1st ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये आपकी राजस्थान के अंतर्गत होने वाली सभी एग्जाम्स में ये आपका टॉपिक जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी प्रश्न जो है आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेशन को शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।